नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाइनियर प्लस पर। आप देख रहे हैं आज के करंट अफेयर 23 जुलाई के, जो कि आपके एग्जाम में सभी प्रकार से कोई ना कोई क्वेश्चन लेकर ज़रूर आएंगे, तो इसके लिए खुद को अपडेट रखना ज़रूरी है। ये पाइनियर प्लस पाइनियर अकेडमी के द्वारा चलाया जाने वाला सेक्शन है। मेरा नाम मोहन कौशिक है और आप इस टॉपिक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वीडियो के अंदर दिए गए लिंक से। ये बेसिकली आप हमारे इस ऐप को गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन डाउट क्वेरी हो तो इसमें हम डेली क्विज डिस्कस करते हैं, वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं, ताकि आपके एग्जाम के लिए तैयारी अच्छी हो। हमारे वैसे भी साइट पर काफ़ी सारे अट्रैक्टिव कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपका ऑफर प्राइस है 2000 रुपीज़, जिसके अंदर 1 साल तक की उसकी वैलिडिटी है, जिसमें आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, टॉपिक वाइज असाइनमेंट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड होंगे। साइड बाय साइड 100 से ज़्यादा ई बुक्स आपको प्रोवाइड होंगी, ताकि 1% आपको एग्जाम में कुछ भी स्टडी करना है, कुछ भी रिमाइंड करना है, तो आप उनको डाउनलोड कीजिए, चाहे तो प्रिंट निकालिए, एक्सेस कीजिए। 1 साल तक आप इसको पूरे के पूरे यूज़ कर सकते हैं। और जो ट्रिक्स यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी वो शॉर्ट ट्रिक्स या कोई भी चीज़ें पैटर्न वहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिल सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को व्यर्थ करते हुए। इंडिया और साउथ अफ्रीका, दो देश जिनके काफ़ी अच्छे संबंध हैं। भारत के सिर्फ अपने लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ को छोड़कर बाकी लगभग सभी देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं। इनका एक दूसरे के साथ और ट्रेड को बढ़ाने के लिए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है एक वर्चुअल मीट के साथ में, जिसके अंदर अब ये दोनों देश एक दूसरे के साथ और अच्छे से व्यापार कर पाएंगे। वैसे इन दोनों का व्यापार साल का, इंडिया और अफ्रीका का व्यापार जो पहुंच जाता है वो लगभग 66.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था 2019 से 2020 के बीच में। अब खाली इंडिया और साउथ अफ्रीका का व्यापार जो है वो 10.9 मिलियन तक एक्सपैंड कर सकता है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। अब इनकी डिमांड की लिस्ट जो है बढ़ती जा रही है। अब इंपोर्ट जो है इसमें ये करेंगे भारत से गोल्ड। भारत जो है इंपोर्ट करेगा, क्या करेगा? गोल्ड, कोल, कॉपर, कंसंट्रेट, फास्फोरिक एसिड, मैग्नीज, एल्युमिनियम और इस प्रकार की चीज़ों को भारत इंपोर्ट करेगा। ये एक तरीके से वो रॉ मटेरियल है जो हम चाइना से खरीदते थे, लेकिन आपस में विवाद होने की वजह से हमने चाइना से इन सभी चीज़ों को लेना कर दिया बंद। लेकिन बदले में भारत क्या भेजेगा? तो भारत इनको सबसे पहले व्हीकल्स, यानी जितने भी 2 व्हीलर्स, कार, ये भेजेगा, उनके कंपोनेंट्स भेजेगा, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट भेजेगा, दवाइयों के साथ साथ जितने भी इंजेक्शन हैं, सामान हो गया इंजीनियरिंग का, जूते चप्पल फुटवेयर के अंदर आ जाएंगे, डाइज हो गई, केमिकल हो गए, टेक्सटाइल, खाद्य पदार्थों में राइस हो गया, अदरवाइज ऑर्नामेंट्स के अंदर ज्वेलरीज, जेम्स, बहुत लंबी लिस्ट है जिसके अंदर लगभग 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, और लिमिटेड में आपके 8 से 9 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें इंपोर्ट करेगा। जाहिर सी बात है, जिस देश के पास जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उनके पूरी की जाएगी, ताकि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ और तेजी लाई जा सके। इसमें अगर बात करते हैं साउथ अफ्रीका कस्टम यूनियन की, तो इसका हेडक्वार्टर नामीबिया के अंदर है। नामीबिया में विंड होक नाम की जगह है। इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पॉलिना मबाला एलाबोगो है। इंडिया ने मालदीव के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें पहले तो मालदीव देख लीजिए, ये श्रीलंका है, ये यहाँ पर मालदीव्स है। मालदीव्स के अंदर भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा है मेल, इसे मेल पढ़े, माली पढ़े। वैसे माली अलग सेक्शन है सेनेगल के पास में, सेनेगल, माली, मालावी, ये बेसिकली सेक्शन है। लेकिन इन जो आपका मालदीव्स है, इसके अंदर मालदीव्स के अंदर माली नाम की एक जगह है जहां पर इंडिया ने एक इमरजेंसी मॉडल या मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने का सिस्टम अपनाया है, जिसके अंदर सभी प्रकार की इक्विपमेंट्स जो होंगी वो भारत के द्वारा प्रदान की जाएंगी। ये भारत के जो द्वारा प्रदान की जाएंगी, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ मालदीव्स, इसके अलावा इमरजेंसी मेडिकल यूनिट जो होगी वो कहाँ की? आपकी माली की होगी, जिसके अंदर ध्रुवंदू हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधाएं मिलेंगी। इसके अंदर भारत की तरफ से जो प्रोजेक्ट लगाया गया है वो 8.5 मिलियन का है, रुपीस में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। और इसके साथ में इंडिया की तरफ से जो प्रोजेक्ट है वो जाएगा LF कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि मालदीव के अंदर है। और इस एग्रीमेंट के अंदर मेजर जो भारत की तरफ से होंगे वो होंगे संजय सुधीर, ऑफिशियल हमारे हाई ऑफिशियल्स हैं, और उधर से भी इसी प्रकार के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं
उनके नाम भी प्रेजेंट थे। क्या नाम था? अब्दुल्ला आमीन। इनके सामने ये काम हुआ है ताकि एक दूसरे को सपोर्ट हो सके। वैसे इंडिया का और मालदीव का जो बिजनेस एक तरीके से असिस्टेंट है वो लगभग 20 मिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच जाता है। 20 मिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच जाता है तो जाहिर सी बात है इन दोनों के देशों में आपस में वैसे भी संबंध काफ़ी अच्छे हैं और धीरे धीरे एक दूसरे की सपोर्ट में ये आगे काम करते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कोविड-19 की परिस्थिति में वो जो वहाँ के लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जी रहे हैं उनके जीवन में सुधार आएगा। इमरजेंसी बेड, मेडिकल फैसिलिटी, इसमें सुधार आएगा। हेल्थ केयर फैसिलिटी इंप्रूव होगी। डिजास्टर रिस्पॉन्स में और तेजी से वो काम कर पाएंगे। तो मालदीव के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी न्यूज़ है। अभी मालदीव ने कुछ ही समय पहले भारत से 400 मिलियन करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट के आधार पर पैसे को प्राप्त किया है। इस स्वैप एग्रीमेंट को समझना है, ये कई बार पूछा जाता है। स्वैप एग्रीमेंट एक इस प्रकार का पैसा है जो धीरे धीरे रिलीज होगा उस देश को जिसने भारत से लोन की आशंका की है। बदले में अब या तो आप इन देशों की करेंसी लो जिसका कोई फायदा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनके देश में कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे। प्रोजेक्ट मिलेगा भारतीय कंपनियों को और जो भारतीय कंपनियों को प्रोजेक्ट मिलेगा बदले में धीरे धीरे पैसा या फंड्स रिलीज किया जाएगा मालदीव सरकार के द्वारा। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा स्कीम है। हर कंट्री के लिए 400 मिलियन का एक लिस्ट है जो कि भारत ने अपने लैंड शेयरिंग कंट्रीज के लिए रख रखा है जो भारत से लोन ले सकते हैं। अभी कुछ ही समय पहले श्रीलंका के लिए भी यही पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन श्रीलंकन जो राजापक्षी नाम के व्यक्ति हैं उन्होंने, जो इनके यहाँ के बेजर मेन स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भारत से लोन लेने की जगह चाइना से लोन लिया 500 मिलियन का। अब भारत और चीन में फ़र्क क्या है? भारत और चीन में फ़र्क यह है कि भारत वापस बदले में पैसे के बदले में सिर्फ पैसा लेगा। यानी मैंने पैसा कर्जे में दिया, मुझे पैसा ही चाहिए, मुझे ना तो तुम्हारे एसेट्स में कोई मतलब है ना ही मुझे तुम्हारे पोर्ट्स में कोई फायदा है। लेकिन चीन की पॉलिसी क्या है? मैं तुम्हारे एसेट्स या पोर्ट्स पे कब्जा कर लूंगा अगर तुम मेरा लोन नहीं दे पाते हो तो इस परिस्थिति में धीरे धीरे करके बहुत सारे देश ऑलरेडी एग्जाम्पल बन चुके हैं जिसके अंदर वे अपना सारा का सारा क्या कर चुके हैं, नुकसान करवा चुके हैं और अपने पोर्ट्स को गंवा चुके हैं, जिसमें एज सच को इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट भी नहीं हुई और कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल चुका है। अब आगे बात करते हैं एलआईसी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि ऑलरेडी पहले ही जुड़ चुका है कोऑपरेटिव बैंक के साथ में और आंध्र प्रदेश बैंक के साथ में, आंध्रा बैंक के साथ में, इन दोनों के साथ जुड़ने के बाद अब इन्होंने एलआईसी के साथ भी अपने पैक्ट को साइन किया है, एक कोऑपरेटिव एजेंसी पैक्ट किया है जिसके अंदर अब एलआईसी की सभी पॉलिसीज़ को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने यहाँ से बेच सकता है, इन प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट कर सकता है, सेल्स प्रोडक्ट या सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को सेल्स पर्पज से यूज़ कर सकता है, जिससे यूनियन बैंक के अंदर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। भरोसा बढ़ने के बाद में धीरे धीरे क्या होगा, आगे की पॉलिसीज़ के आधार पर यहाँ पर भी बैंकिंग फैसिलिटी और तेज हो पाएगी। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी किसी बैंक के मर्जर का नाम आता है कि ये उसे मर्ज हो रहा है या बंद हो रहा है, बैन हो रहा है, तो धीरे धीरे उस बैंक की साख जो होती है पूरे के पूरे देश के अंदर खराब होनी शुरू हो जाती है। मर्जर जैसे ही होता है तो साख खत्म होती है, साख खत्म होती है ना, तो लोग वहाँ से अपनी सारी डीलिंग्स जो होते हैं उस बैंक से धीरे धीरे कम या बंद करनी शुरू कर देते हैं। कम या बंद कर देंगे तो जाहिर सी बैंक है ना, जाहिर सी बात है कि बैंकिंग फैसिलिटी चला पाना फिर हो जाएगा बेहद कठिन। तो इसलिए यहाँ पर ये सुविधाएं चलती रहीं, इसीलिए एलआईसी की सपोर्ट से यहाँ पर ये काम किया गया है। एलआईसी के जो चेयरमैन है एमआर कुमार हैं, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। वर्चुअल असिस्टेंट एलआईसी मित्रा के द्वारा हुई है। यूबीआई की बात करते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं राज किरण राय जी और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट हुई है। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद, सही लोगों का साथ देना। इसी बीच में रिलेटेड न्यूज़ की बात करते हैं तो वीएल लिमिटेड यानी कि वकरंगी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, इन्होंने क्या किया है कि महाराष्ट्र मुंबई के अंदर एक कोऑपरेटिव एजेंसी जिसका रजिस्ट्रेशन कोड है CA0249, इनके साथ में एक इंश्योरेंस कोऑपरेशन शुरुआत किया है। इस इंश्योरेंस कोऑपरेशन के अंदर इन्होंने क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लेटर माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। लेटर माइक्रो
इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का बेनिफिट ये होगा कि ये भी बैंक्स जो होंगे इसी प्रकार से LIC के प्रोडक्ट्स को आगे सेल कर पाएंगे और धीरे धीरे अपनी बैंकिंग की साख को और मजबूत कर पाएंगे। अगला न्यूज़ आता है, पाकिस्तान चाइना आपस में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिस एग्रीमेंट के अंदर 700 मिलियन वॉट का आज़ाद पठान हाइडल पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। हालांकि पाकिस्तान के पास अथॉरिटी नहीं है, एज पर जो केस है ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस के सामने एक तरीके से शिकायत के तौर पर चल रहा है। इवन दैट चाइना, पाकिस्तान खुद भी कहता है कि ये उसका ऑक्युपाइड सेक्शन है, इनका खरीदा हुआ या इनके देश का बॉर्डर नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया जा रहा है। भारत ने इसका ऑब्जेक्शन तो किया है, लेकिन उस ऑब्जेक्शन को कितने स्ट्रांगली भारत कर पाएगा ये एक सवाल बन जाता है। खैर, भारत ने तो जो किया सो किया, लेकिन अभी यहाँ पर चाइना की सपोर्ट से यहाँ पर 700 मेगावाट का एक आज़ाद पठान हाइडल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 700 मेगावाट का एक तरीके से पावर जनरेट होगा, पानी से झेलम रिवर पर बनाया जाएगा, जो कि सुधनोती डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है। ये सीपैक पॉलिसी के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें 1.5 बिलियन USD का खर्चा किया गया है। इससे पहले भी 23 जून को 2.3 बिलियन USD का खर्चा US के जो खर्चा है ऑलरेडी यहाँ पर चाइना के द्वारा किया जा चुका है। चाइना ने ऑलरेडी पाकिस्तान का जो गादर पोर्ट है उस पर वैसे भी कब्जा जमा लिया है और धीरे धीरे उसका सारा मुनाफा खाने लग रहा है और चाइना कुछ भी नहीं कर पाकिस्तान इसके खिलाफ में कुछ भी नहीं कर पा रहा क्योंकि अथॉरिटी उसके पास नहीं रह गई और लोन का दबाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसे उसकी गुलामी सहन करनी पड़ रही है वैसे वैसे चाइना के द्वारा पाकिस्तान पर जो परेशानियां डालनी पड़ रही हैं उससे पाकिस्तान का हालात बहुत ज़्यादा खराब है। इस पावर प्रोजेक्ट को 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम पर बनाया जाएगा जिसके अंदर बहुत सारी सेक्शंस पर फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कमी जो है वो क्या है कि इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज़ कंपनीज लगाएंगी, सारी टेक्नोलॉजी चाइना की होंगी। इसको 2030 तक चाइना 2030 तक दोहन करके अपना पूरा पैसा कमाएगा और पैसा कमाने के बाद इसे चाइना को सुपर्द करेगा। हालांकि ये तो कह पाना मुश्किल है कि चाइना का ये जो बनाया गया पावर प्रोजेक्ट या डैम है ज़्यादा लंबे समय चलेगा भी या नहीं चलेगा, क्योंकि चाइना के खुद के अपने देश के डैम्स जो हैं वो बुरी तरीके से गिरते जा रहे हैं बाढ़ की परिस्थिति में। क्या भरोसा पाकिस्तान के अंदर 2030 तक के इंतजार से पहले ही इसका कुछ खराबी आ जाए। खैर, अब बात करते हैं इसके अंदर OBOR क्या होता है। तो सीपैक एक पॉलिसी है जिसका अर्थ होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक ऐसी फैसिलिटी जिसके अंदर दोनों एक दूसरे से अच्छे संबंध दर्शाने का प्रयास करते हैं। वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है जिसके अंदर ओल्ड सिल्क रोड को तैयार करके पोलैंड तक खींचने का प्रयास है। लंबी पूरी दूरी पर तैयार की जाएगी, लगभग सभी देशों को इससे रोड इनिशिएटिव से जोड़ने का प्रयास हो सकता है। इसके अंदर चाइना का अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो सकता है अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो, जिसके लिए चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लोन के जंजाल में सबको फंसाकर अपने काम को पूरा कराने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर का देश था। सबसे पहले म्यांमार ने अपनी गर्दन अटकाई थी और अब बचाने के लिए अपनी गर्दन इधर उधर भटक रहा है। अब इसके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सब जानते हैं, इमरान अहमद खान नाइजी हैं, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ आलवी हैं, कैपिटल इस्लामाबाद और यहाँ पे करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। इस पाकिस्तानी रुपी को लेकर भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि आज़ादी के बाद लगभग 5 साल तक पाकिस्तान खुद की करेंसी भी नहीं डेवलप कर पाया था। इतनी ताकत नहीं थी, इतनी बुद्धि नहीं थी, जिस वजह से वो क्या अपनी करेंसी को डेवलप नहीं कर पाया था। जब करेंसी डेवलप नहीं हुई थी तो जाहिर सी बात है भारत के द्वारा जो 65 करोड़ रुपया भेजा गया था, भारत के द्वारा जो 65 करोड़ रुपया भेजा गया था वो रुपया एज इट इज़ वही नोटों को इस्तेमाल किया गया था, बस उस पर एक ठप्पा लगा दिया गया था। ठप्पा किस चीज़ का? एक ठप्पा यानी स्टैंप लगा दी गई थी कि ये पाकिस्तानी करेंसी आज से हो गई। 5 साल लग गए थे इन्हें अपनी करेंसी को ढंग से डिज़ाइन कर पाने के अंदर, जो कि कई बार फेल हो चुकी है और 3 से 4 बार पूरी की पूरी करेंसी नई छापी गई है। चलिए अगला पॉइंट शुरू करते हैं। इंडिया को रैंकिंग मिली है संसार के 10 सबसे वर्स्ट कंट्री के अंदर। वर्स्ट कंट्री का मतलब जहां पर
जहां पर मजदूरों के अधिकारों को छीना गया है, जहां मजदूरों के अधिकार खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान उन 10 देशों में से एक देश बन चुका है। उन देशों के अंदर पाकिस्तान की परिस्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि 10 देश जो हैं उनके अंदर पाकिस्तान के हालात इंडिया के हालात सबसे बुरे हैं। क्षमा करेंगे, 2-3 बार मैं पाकिस्तान बोल गया हूं। तो भारत को यहाँ पे रैंकिंग मिली है जहां पर भारत के अंदर मजदूरों के सारे अधिकारों को छीना गया। सबसे पहली परिस्थिति क्या है, इसमें किस प्रकार से नोटिस किया जाता है? सबसे पहला नोटिस किया जाता है कि वर्कर्स को कितने अधिकार हैं। दूसरा नोटिस किया जाता है कि पुलिस की बर्बरता कितनी ज्यादा है वहां के नागरिकों पर, वहां के बेसिकली किस पर, मजदूरों पर। तीसरी परिस्थिति ये देखी जाती है कि वहां पे सरकार किस प्रकार से उत्थान के कार्य कर रही है। इन तीनों चीजों के मिलाकर 69 सेक्टर्स बनते हैं, 69 सेक्टर्स बनते हैं जिसके अंदर इनको चुनाव किया जाता है, देखा जाता है कि परिस्थिति कैसी है या कैसी नहीं है। तो भारत की परिस्थिति लॉकडाउन की परिस्थिति के अंदर लगातार गिरती जा रही है। 10 देशों में भारत का नाम आ चुका है, जिसमें से कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, कजाकिस्तान, फिलीपींस, तुर्की, जिम्बाब्वे, इजिप्ट, हॉन्डुरस और भारत। ये और भी नए एंट्रेंट आते रहेंगे जिनमें भारत की परिस्थिति लगातार गिरती जा रही है। सुधार कार्य चल रहे हैं, लेकिन सुधार कार्य कब तक कामयाब होंगे ये कह पाना अभी मुश्किल है। तो इनके अंदर सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा? अब जैसे जैसे भारत की परिस्थिति बिगड़ रही है तो वैसे वैसे विदेशों से भारत में आने वाले जितनी भी बड़ी कंपनियां या नई कंपनियां हैं उन्हें आने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा और इन परिस्थितियों के आधार पर अपने व्यापार या ट्रेड को बेसिकली नुकसान भी हो सकता है। तो इसके अंदर भारत को जल्द ही सुधार कार्य करने पड़ेंगे, ये उसकी एक मजबूरी बन चुका है। वो बात अलग है कि लॉकडाउन की परिस्थिति में सबसे ज्यादा परिस्थिति जो थी तमिलनाडु की वजह से खराब हुई। तमिलनाडु ने जहां पर इन लोगों के साथ बर्बरता की, महाराष्ट्र में जहां पर इन लोगों को पीटा गया, तो उनके आधार पर यहां पर परिस्थिति दिन प्रतिदिन खराब हुई। लेकिन धीरे धीरे ये परिस्थिति फिर से सुधर जाएगी। जैसे ही बाजार खुलेगा, व्यापार नॉर्मल होंगे, उन परिस्थितियों के अंदर देश नॉर्मल होने के आसार हो जाएंगे। अब बात करते हैं अबाउट ITUC ग्लोबल राइट इंडेक्स की। तो ITUC ग्लोबल राइट इंडेक्स एक में से, यानी कि जो वर्स्ट कंट्रीज हैं, जो 5 से बाद की रेशो पाते हैं, उनके अंदर अधिकारों का खनन है और जो देश हैं इनमें 1 से 5 तक के देशों की रैंकिंग है। इसमें 97 इंडिकेटर्स को देखा जाता है जो कि मार्च तक के थे, मार्च से अप्रैल तक के, यानी कि अप्रैल से मार्च कह लीजिए, या 1 साल के इंडिकेटर्स को चेक किया जाता है। यहाँ पर ITUC के जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो शरण बुर्रो हैं, प्रेसिडेंट आयूब वाबा हैं और हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम के अंदर है। अगला पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट है, प्रकाश चंद्र कंदपाल अपॉइंट होते हैं MD और CEO किसके? SBI जनरल इंश्योरेंस के। ये सेक्शन हमारा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका कौन से, इस SBI बैंक के अंदर इंश्योरेंस में अपॉइंटमेंट किसका हुआ, कहाँ हुआ। इसके बाद में ये पूछा जा सकता है इन्होंने किसको रिप्लेस किया। तो यहाँ पर ये 2 नाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं कि SBI जनरल इंश्योरेंस में प्रकाश चंद्र कंदपाल जो हैं नए MD और CEO हैं। 20 जून को यहाँ पर आ चुके हैं। इन्होंने जीत हासिल करी है, किस पर हासिल करी है? पुशान महापात्रा पर। पुशान महापात्रा जो कि अब डायरेक्टर हैं कहाँ के? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इन्वेस्टमेंट के इनिशिएटिव्स के बेसिकली ये CEO डायरेक्टर बन चुके हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर जो भी नई रिक्रूटमेंट आती है उनसे संबंधित सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। खैर, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रकाश कंदपाल की या PC कंदपाल की। PC कंदपाल ने PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के बाद में SBI में अपनी वैकेंसी दी है 1987 से। इसके बाद ये CEO बने थे कहाँ पर? SBI जनरल इंश्योरेंस के, जहाँ पर इन्होंने लंबे समय तक काम किया, डेप्यूटी CEO बने थे। इसके बाद ये चीफ जनरल मैनेजर रहे SBI के अंदर, फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने SBI म्यूचुअल फंड्स के अंदर। यानी SBI के जितने भी विभाग हैं उनके अंदर इनको लगभग हर बार एक पोस्ट अच्छा मिलता गया। अगर पुशान महापात्रा की बात करते हैं तो पुशान महापात्रा जो है इन्होंने भी ज्वाइन किया था कंपनी को जनरल सेक्रेटरी के तौर पर 1985 के अंदर, और बेसिकली ये काफ़ी जगह पे अलग अलग ब्रांचेस के अंदर ऑफिसर की रैंक पर काम करते आए हैं, ऑफिसर्स की रैंक पर काम करते आए हैं, और रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन और IT रिस्क के अंदर इन्होंने काफ़ी काम किए हैं। याद रखिएगा, ये पोस्ट उन्हीं को मिलती है जो अपने आप में कुछ ना कुछ कार्य करके दिखाते हैं, कुछ अच्छी सुपीरियर पोस्ट पर होते हैं। तो SBI के जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है सुरक्षा और भरोसा दोनों, जो कि SBI ने हमेशा कायम भी रखा है। SBI ने हमेशा
भारत के अंदर वर्ल्ड का नंबर 1 बैंक बना है। इवन दैट एशिया के अंदर भी ये बहुत बड़ा बैंक कंसीडर होता है, सेकंड लार्जेस्ट बैंक होता है पूरे एशिया के अंदर, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज लगभग 24 से 30% का पूरा शेयर किसके पास है, एसबीआई के कंट्रोल में। 24 से 30% जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे ही अगला पॉइंट आता है, रोशनी नदार जो है बनती हैं पहली विमेन लिस्टेड के अंदर इंडियन आईटी कंपनी में, जो कि है क्या नाम है, एचसीएल टेक की चेयरपर्सन बन जाएंगी। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने अपने पिता को रिप्लेस किया है। पिता को रिप्लेस करने का मतलब जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी फर्दर पोस्ट को स्वीकार कर लिया और ये सारी की सारी पोस्ट इनको हैंड ओवर कर दी। 17 जुलाई 2020 को रोशनी नदार जो मल्होत्रा हैं इंडिया की रिचेस्ट विमेन बनती हैं, पहली विमेन बनती हैं जो कि आईटी कंपनी के अंदर हेड बनी है, पहली आईटी कंपनी की हेड बनी है और चेयरमैन बनी है, चेयरपर्सन किसकी बनी है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज की, जहां पर इनके पिता एक और करोड़पति नहीं अरबपति, यहाँ पर उनके पिता जो हैं क्या नाम है, शिव नदर, जिनको इन्होंने रिप्लेस किया। शिव नदर जो है अब जो है एमडी बन चुके हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं और इसी के अलावा चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर हैं। जब तक जीवित है तब तक इस पोस्ट पर वो काम करेंगे। अब अगर बात करते हैं नदार की, कौन सी, रोशनी नदार मल्होत्रा की, तो ये वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हमेशा हाईलाइटेड रही हैं। फोर्ब्स मैगजीन में हमेशा इनको कोई ना कोई स्थान मिला है लगभग पिछले 4 से 5 सालों के अंदर और संसार की टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वेमेन में से इनका नाम काउंट होता है। इन्होंने पहले स्काई न्यूज़ के अंदर काम किया यूनाइटेड किंगडम के अंदर, फिर CNN अमेरिका के अंदर न्यूज़ प्रोड्यूसर की तरह इन्होंने काम किया और उसके बाद अब ये यहाँ पर आ गए। इनके बारे में बोला जाता है कि ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग देती हैं, किस चीज़ की, क्लासिकल म्यूजिशियंस की, ट्रेन क्लासिकल म्यूजिशियन है, ट्रेनिंग नहीं देती हैं, सॉरी। अब अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट हारून रिच लिस्ट, तो रोशनी इज इंडियाज रिचेस्ट विमेन जिसकी नेट वर्थ है 36,800 करोड़, 36,800 करोड़ नेट इनकी ग्लोबल वर्थ है। अब इनके बाद टॉप मोस्ट अगर मैं बताया, जैसे कि फोर्ब्स में इनका नाम आता है तो 2017, 18, 19 के अंदर लगातार ये हाईलाइटेड रही। हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रेसिडेंट जो है CEO C विजय कुमार है। अगली न्यूज़ सेम ऐसी ही है जिसके अंदर राहुल बजाज अपने बेटे संजीव बजाज को अपनी जगह दे देते हैं और अपनी जगह देने के बाद खुद फर्दर अपनी पोस्ट को चेंज कर लेते हैं। राहुल बजाज अपनी जगह दे देते हैं किसको, जवान कंधों को। संजीव बजाज जो कि इतने जवान या इतने नए भी नहीं हैं, इन्होंने भी काफ़ी लंबे समय तक काम किया है बजाज के साथ ही मिलकर अलग अलग फिनजर्व फैसिलिटीज़ के अंदर। अब राहुल बजाज बन चुके हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कहाँ के, बजाज चेयरमैन के। अब इन्होंने डिसाइड किया है 31 जुलाई को ये हैंडओवर कर देंगे अपने बेटे को सारी की सारी पावर और 1 अगस्त से वो यहाँ की सारी पावर्स को संभालेगा। बजाज कंपनी भारत की हीरो कंपनी के बाद सेकंड लार्जेस्ट शेयर रखती है आपकी मोटरसाइकिल मोपेड कंपनी के अंदर, जिसके अंदर इस समय इसका सामना करने की क्षमता किसी में नहीं है। और जिस प्रकार से इन्होंने कावासाकी बजाज से अलग होने के बाद अपने आप को जितनी तेज़ी से रिप्रेजेंट किया है उतनी तेज़ी से कोई भी कंपनी अपने आप को नहीं उठा सकती। बहुत तेज़ी से इन्होंने क्या किया, अपने आप के अंदर बदलाव किए। तो एक तरीके से ये बहुत ग्रोथ करने वाली कंपनी है। अब बात करते हैं इनकी फर्दर की, तो संजीव जो बजाज हैं CEO और MD थे किसके, 2008 तक बजाज फिनजर्व के। इसके बाद 2012 तक इन्होंने MD बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट के सेक्शन को संभाला है। इसके बाद ये बने बजाज फाइनेंस लिमिटेड वाइस चेयरमैन बने। 2013 तक इन्होंने बजाज आलियंस को संभाला है और 2019-20 के अंदर चेयरमैन रहे हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के, CII के। अवार्ड जिनको मिले हैं जिसके अंदर यूथ के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने वाले, सबसे ज़्यादा एक तरीके से कामयाब बिजनेसमैन का इनको अवार्ड मिला है। बजाज फिनजर्व की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर पुणे के अंदर, जबकि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर S श्रीनिवासन है। अगली न्यूज़ आती है फैम पे, जो कि IDFC फर्स्ट बैंकिंग लॉन्च करता है एक ऐसा कार्ड, एक ऐसी फैसिलिटी जिसके अंदर नंबर नहीं होंगे, नंबरलेस कार्ड होगा। ये पेरेंट्स के कार्ड से कनेक्टेड होगा, यानी पेरेंट्स का पैसा बच्चे यूज़ कर पाएंगे, लिमिटेड पैसा जो कि ज्वाइंट अकाउंट के अंदर डाला जाएगा। पेरेंट्स इस पर पूरा का पूरा कंट्रोल रख पाएंगे, देख पाएंगे उनका बच्चा कहाँ पर किस प्रकार के एक्सपेंसेस कर रहा है, किस प्रकार के खर्चे कर रहा है, और उसके बाद इन्हें फर्दर आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अंदर बच्चे जो हैं डेली अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर सकते हैं और पेरेंट्स इनको मोनिटर भी कर सकते हैं। एक तरीके का फैम कार्ड है जो टीनेजर्स के लिए है। UPI ID के द्वारा इसे चलाया जाएगा। UPI ID का मतलब हो गया यूनिक पासवर्ड, एक तरीके का सेक्शन हो
हो गया जहां पर ये यूज करेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस करेंगे जिसे हर प्रकार से यूज करेंगे। इसमें पैसा ऐड करने के लिए रुपए कार्ड, वीजा कार्ड, जितने भी कार्ड हैं उनसे पैसा ऐड किया जा सकता है विदाउट एनी ट्रबल। इसके अंदर ऑनलाइन आपको पूरी की पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, डेटा आपका सेफ रहेगा, सेफ जोन के अंदर। इस पर जीरो कॉस्टिंग या जीरो बैलेंस पर यह ऑपरेट किया जा सकता है, जीरो बैलेंस पर इसे चलाया जा सकता है। इसके बारे में फैम ऐप की बात की जाए तो इसे स्टोर एप्पल और गूगल दोनों के द्वारा चलाया जाएगा, दोनों ही स्टोर्स पर ये लॉन्च होगा जल्द ही, और डोमेस्टिक क्रेडिट और एक तरीके से सारी फैसिलिटीज इसमें हो जाएंगी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। फैमपे का फाउंडर कुश तनेजा है और संभव जैन है। बात की जाए यदि एनपीसीआई की तो रजिस्टर्ड ऑफिस इनका जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इसके विश्व मोहन महापात्रा, एमडीसी जो और सीईओ हैं दिलीप आसबे। रिलेटेड न्यूज़ और भी है, जैसे करूर बैंक ने भी ऐसे ही अपना एक प्रिपेयर्ड वैलेट कार्ड बनाया है जिसके अंदर कैश का यूज़ किया गया है। इसी के साथ साथ एक और कार्डलेस एटीएम मास्टर कार्ड के द्वारा भी चलाया गया है एमपे के द्वारा। ये भी फैमपे की तरह ही एक फैसिलिटी है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है जिसके अंदर भारत का रिलेशन और स्ट्रांग हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ में, जिसके अंदर ज़रूरत से जितनी आवश्यकता है उतनी दवाइयों को भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? उतनी दवाइयों को साउथ अफ्रीका भेजा जाएगा मलेरिया कंट्रोल के लिए। मलेरिया कंट्रोल के लिए दवाइयाँ जब जाएंगी, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मलेरिया जैसी बीमारी जो भारत में इस समय कंट्रोल में है उनको वहाँ से एराडिकेट किया जाएगा। ये दवाइयाँ जो जाएंगी मोजाम्बिक नाम की जगह पर उतारी जाएगी, जहाँ से इन्हें फर्दर आगे अलग स्टेट्स में भेजा जाएगा। अब बात करते हैं तो इस डीडीटी नाम की दवा की, जिसमें डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्रिक्लोरोथिन नाम की मेडिसिन है 75%, और इसी के बाद डब्ल्यूपी का मतलब है वेटेबल पाउडर। एक वेटेबल पाउडर, ये दोनों मिलकर बीमारी में मच्छरों से लड़ने के लिए, मच्छरों से जूझने के लिए काफ़ी कारगर बीमारी या कारगर दवा कामयाब साबित हुई है, जिसके अंदर ये सभी प्रकार की सुविधाएं दे पाएंगी और मलेरिया को प्रॉपरली पूरे विश्व से खत्म करने में सहायता करेगी। ये लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम के दौरान भी भारत ने काफ़ी सारी दवाइयों को भेजा था। इसके अलावा भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन भेजी थी ताकि देश में और ज़्यादा तेजी से इन बीमारियों से लड़ा जा सके। 2018 तक 228 मिलियन केसेस पाए गए थे मलेरिया के, जिसमें दवाइयों को भेजकर इन्हें बचाने का प्रयास किया गया अलग अलग देशों के अंदर, जैसे कि आपके साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, अर्जेंटीना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, इन देशों में, इन सेक्शंस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। HIL जो है 1954 के अंदर शुरू करी थी। ये देश के और विश्व के अलग अलग हिस्सों में अपनी DDT दवाइयों को भेजते हैं। भारत के 20 राज्यों में भी ये जाती हैं। चेयरमैन जो इसके डायरेक्टर हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो हैं SP मोहंती, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो इसका कैपिटल केप टाउन के अंदर, प्रिटोरिया के अंदर करेंसी चलती है साउथ अफ्रीकन रैंड और प्रेसिडेंट है मेतामले सिरिल रैमफोसे। अब अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग जीतती हैं पहला प्राइज़, जिसके अंदर इन्होंने पहला प्राइज़ जीता और प्राइज़ का नाम है आपके पास क्लॉस्ट ग्लम्बिंकिन फाउंडेशन के द्वारा एक प्राइज़ जीता है। जिसका किस लिए जीता है? पहली बार 17 साल की उम्र की एक लड़की ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट के नाम पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, लोगों को अवेयर किया, इससे संबंधित जागरूकता लाने की कोशिश करी, जिसके अंदर इन्हें अवार्ड मिला है 1.15 मिलियन का। और अगर यूरोज की बात करें तो 1 मिलियन यूरोज का इन्हें प्राइस मिला है, जिसको देने के लिए 136 नॉमिनीज थे। 136 नॉमिनीज के अंदर 79 ऑर्गेनाइज सेक्शन के थे और 57 पर्सनालिटीज थे जो कि अलग अलग देशों से आए हुए थे। अब एंटायर प्राइज अमाउंट जो है ये लड़की क्या कर रही है? डोनेट कर रही है। जितना भी पैसा इनके पास आया है वो पूरा का पूरा डोनेट किया जा रहा है, ताकि फर्दर उससे मानवता को बचाने के लिए, मजदूरों को, गरीबों को बचाने के लिए, दवाइयों का इलाज ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इंटरनेशनल और नेशनल क्राइम्स को रोका जा सकता है। अब बात करते हैं इस फाउंडेशन की, तो इसके प्रेसिडेंट इसाबोला मोटा हैं और हेडक्वार्टर इसका लिस्बन पोर्तुगल के अंदर है। अगली न्यूज़ ऐसी ही आती है हमारे पास में, आर नारायण स्वामी जो IIM बेंगलोर के हैं, अपॉइंटेड होते हैं चेयरपर्सन। किस चीज़ के लिए? टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी नाफरा के लिए। नाफरा के लिए यहाँ पे एडवाइजरी के तौर पर ये ज्वाइन करेंगे। सभी प्रकार के डिसीजंस जो होंगे अब इन्हीं के द्वारा लिए जाएंगे। इनकी जो बात है बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने जिस भी कंपनी में जुड़ी हैं, इन्होंने अकाउंटिंग फैसिलिटी के अंदर, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंस फैसिलिटी के अंदर काफ़ी नाम कमाया है। अब बात करते हैं नाफरा के चेयर
चेयरपर्सन आर श्रीधरन है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। रिसेंटली इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, जैसे आजकल वैसे भी अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा अलग अलग सेक्शंस पर हो रही हैं, जिनको हम क्वेश्चंस में कवर भी करते चलेंगे। भारत ने डीआरडीओ की सपोर्ट से क्या किया है? डीआरडीओ की सपोर्ट से एक नाग मिसाइल जिसका नाम दिया गया है ध्रुवस्त्रा का एक इजाद किया है। मेक इन इंडिया मिसाइल है जो कि लगभग 7 किलोमीटर तक के लिए फायर कर सकती है। एंटी मिसाइल है जिसके अंदर आपको माइक्रोचिप के द्वारा आसानी से लोकेशन को टारगेट करने में आसानी रहेगी और ये जहां भी जाएगी पूरी तरीके से इसका क्या करती जाएगी, अपने काम को तमाम करती जाएगी, जो भी इसकी चीज़ के सामने आएगा। इसका इजाद वैसे जो किया गया है इसलिए किया गया ताकि एंटी टैंक मिसाइल बनाई जा सके। तो एंटी टैंक मिसाइल बनाई गई है जिसका वेट आपका लगभग 50 किलो के आसपास है, 43 किलो है, जिसके अंदर 4 विंग्स लगे हुए हैं जो तेजी से फायर करेगा, अपनी लोकेशन तक पहुंचाएगा, पहुंचने के बाद पूरी तरह से समाप्त कर देगा। इस मिसाइल को बनाने के अंदर पोखरण फायरिंग के अंदर टेस्ट किया गया है। टेस्टिंग तक का जो इसका खर्चा आया है वो आया है 524 करोड़ का, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है। इसे हेलीकॉप्टर हेलिना पर लॉन्च करके भी चलाया गया है। हेलीकॉप्टर हेलिना पर लॉन्च करके चलाने का बेनिफिट ये है कि इसको देखा गया है कि कितनी मिसाइल्स लोड करके कितनी दूरी तक इसे ले जाया जा सकता है। 43 किलो की टोटल मिसाइल है, ज़्यादा लंबाई नहीं है इसकी, 1.25 मीटर की लंबाई है, लेकिन ये तेजी से जब निकलेगी तो टैंकों के परखच्चे उड़ा देगी मीन्स उसे पूरी तरीके से खत्म कर देगी। इसके बारे में एक ही बात बोली जाती है, लॉक एंड लॉन्च के बाद भूल जाओ, वो टारगेट में दोबारा तंग नहीं करेगा, ऐसी टारगेटेड ये मिसाइल बनाई गई। इस मिसाइल का जो प्रशिक्षण है फाइनली कंप्लीट हो चुका है और अब ये तैयार है। ये भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर बनाई गई है। ये 4 ट्विन लॉन्चर्स के साथ 8 मिसाइल को ले जा सकता है। इस मिसाइल को भारत में बनाया गया, फिर से बता देते हैं, जो डीआरडीओ के चेयरमैन है सतीश रेड्डी हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ध्यान रखिएगा, जितनी मिसाइलें भारत में बनेंगी, जितने टैंक्स भारत में बनेंगे, जितनी भी चीज़ें भारत में बनेंगी, तो जो भारत से अच्छे संबंध वाले देश हैं ये हमसे ये चीज़ें खरीद सकते हैं और खरीदने के बाद भारत की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। अमेरिका अकेला एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा हथियार बेचकर हर साल अपनी अर्थव्यवस्था का लगभग 60% हथियारों से कमाता है और बाकी जो फायदा है, बाकी जो पैसे हैं वो अलग अलग फैसिलिटीज़ के द्वारा पूरे करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के द्वारा। तो अब इन्होंने भी ऐसा ही शुरू किया। पाकिस्तान की नेवी ने भी अभी टेस्ट फायर तैयार किया है एंटी शिप मिसाइल का, जिसको पूरी की पूरी सपोर्ट चाइना की तरफ से मिली। इनके अपने बात करें तो इनकी अपनी कोई वैसी वैल्यू नहीं है। अगला पॉइंट आता है, इंडियन आर्मी ने सबसे कम वजन का और सबसे ज़्यादा उड़ने वाला ड्रोन तैयार किया है। सबसे कम वजन का और सबसे ज़्यादा दूरी तक उड़ने वाला ड्रोन तैयार किया है। ये लाइटेस्ट ड्रोन है जो एक्यूरेट सर्विलांस करेगा चाइना के बॉर्डर पर। चाइना के बॉर्डर पर जैसे घुसपैठ आती जा रही है तो इस ड्रोन के अंदर हाई डेफिनेशन का कैमरा लगा हुआ है, ज़्यादा देर तक उड़ पाएगा, सोलर एनर्जी से खुद को चार्ज करके चलता जाएगा। इसको पूरी की पूरी जो नोटिस किया जाएगा नोडल ऑफिसर्स के द्वारा किया जाएगा, पूरी नज़र रखी जाएगी, उन क्षेत्रों में उड़ाया जाएगा जहां पर किसी भी प्रकार की घुसपैठ होने के आसार है और कहां पर चाइनीज आर्मी कहां पर क्या कर रही है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस की सर्विलांस भी बहुत अच्छे से कर पाएगा। इसे भारत में ही प्रिपेयर किया गया है और भारत में प्रिपेयर करने के बाद इसे फाइनली फीचर्स में लाकर लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ की बात करते हैं तो डीआरडीओ सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो चीफ जनरल जो हैं इसके मनोज मुकुंद नरवाने हैं। वैसे भारत ने अभी कुछ ही समय पहले मारीच नाम का एक टॉर्पीडो तैयार किया था जो टॉर्पीडो सबमरीन्स को उड़ाने के काम आता है। सबमरीन्स को उड़ाने के लिए जो उसके फैन के साउंड से जो वाइब्रेशन क्रिएट होंगी पानी के अंदर, उसको पहचान कर ये क्या करेगा, मारीच जो है उस पर डायरेक्ट अटैक करेगा। डायरेक्ट अटैक करने के बाद सेम इसी प्रकार से डीआरडीओ ने ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर बनाया, गर्मी कलीन, स्पेलिंग जो है KLEN है, CLEN नहीं है। ये सैनिटाइज करेगा यूनिफॉर्म को सिक्योरिटी फोर्सेस की, ताकि किसी भी प्रकार के वायरस की पकड़ में ना आए। अगला न्यूज़ ऐसे ही हमारे पास एक और आता है। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है कि पंजाब गवर्नमेंट IIT रोपड़ के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करती है, जिसके अंदर रोपड़ के अंदर अब सारी की सारी वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो IIT रोपड़ देता है। तो यही फैसिलिटी चंडीगढ़ में बनाई जाएंगी, जिसके अंदर अलग अलग कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। ये पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूट गुरु गोबिंद सिंह स्किल इंस्टीट्यूट जो कि
चमकौर साहिब के अंदर हैं वहाँ पर बनाए जाएंगे। गुरदासपुर और फिरोजपुर में भी इनके कॉलेजेस बनाए जाएंगे। यहाँ पर उनको बूस्ट करना है, वहाँ पर IIT मॉडल और पॉलिटेक्निक के मॉडल्स प्रिपेयर करने हैं। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह है और गवर्नर VP सिंह बंदोरे हैं। IIT रोपर जो हैं उनके डायरेक्टर SK दास हैं। PNB ने भी अभी IIT दिल्ली के साथ ऐसे ही PPE किट बनाई थी पूरे संसार को बेचने के लिए। ऐसे ही BDL यानी कि BDL हाउस ऐसे साइन किए थे जिसके अंदर हिंदुस्तान में सबसे सस्ते मैन्युफैक्चर किए गए थे वेंटिलेटर्स। पूरे संसार में वेंटिलेटर्स इतने महंगे हैं जो कि भारत में अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए इन्हें तैयार किया गया। रशिया ने पहला अपना एक गैस टरबाइन इंजन तैयार किया, बहुत लाइट वेट के साथ में, जो दूरी तक प्रिपेयर कर सकता है, आपके डिफेंस फैसिलिटी को और अच्छे से तैयार कर सकता है। इसको लॉन्च करके तैयार करके देखा जा चुका है, इसकी जांच पूरी हो चुकी है और इसे फाइनली अपने सभी लेयर्स को पूरा करने के बाद अब धीरे धीरे अलग अलग छोटे बड़े सभी साइज के एयरक्राफ्ट में जोड़ा जाएगा। छोटे बड़े सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट में जोड़ने से इनकी अटैक करने की पावर तेज हो जाएगी। अटैक करने की पावर के साथ साथ ये और तेजी से उड़ पाएंगे और तेजी से उड़ पाएंगे, लाइट वेट होंगे तो तेजी से उड़ पाएंगे और इनको पकड़ पाना फिर थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। वर्ल्ड के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक एयरक्राफ्ट रशिया के कंसीडर होंगे। हेडक्वार्टर मॉस्को रशिया के अंदर है। CEO और चेयरमैन ऑफ बोर्ड कौन है? ग्रिगोरेव एंड्रे हैं। हेडक्वार्टर अगर बात करें रशियन हेलीकॉप्टर का तो वो है मॉस्को रशिया के अंदर। डायरेक्टर जनरल कौन है? एंड्रे बोगिंस्की। अब अगला न्यूज़ आता है ऐसे ही, भारत में दिल्ली के जो CM हैं केजरीवाल साहब, इन्होंने घर घर राशन पहुंचाने की एक योजना शुरू करी है। इस योजना के तहत खाने को ढंग से एक तरीके से हाइजीनिक तरीके से पैक किया जाएगा और हाइजीनिक तरीके से पैक करने के बाद में उस खाने को हर घर पर पहुंचाया जाएगा जो जो इस स्कीम के अंदर आते हैं। जो जो लोग इस स्कीम के अंदर आते हैं, राशन कार्ड की स्कीम के अंदर आते हैं, उन सभी को ये सुविधा प्रदान की जाएगी। अब इस सुविधा के अंदर घर घर राशन पहुंचाया जाएगा बहुत आसान तरीकों से राशन पहुंचाया जाएगा, जिसके अंदर सभी लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, कोविड-19 से बच जाएंगे। वन राशन कार्ड की फैसिलिटी यहाँ पे चल रही है। वन राशन कार्ड की फैसिलिटी का मतलब क्या है? एक देश एक राशन कार्ड। पहले क्या होता था कि दिल्ली का अगर राशन कार्ड बनाया तो दिल्ली के अंदर ही सिर्फ वो सुविधा पाएंगे, बाहर सुविधा नहीं पाएंगे। लेकिन अब क्या है कि पूरे देश में जहाँ जहाँ पर जो अपने आप को रजिस्टर करते जा रहे हैं उन सभी को ये फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो दिल्ली के केजरीवाल साहब को सभी जानते हैं, गवर्नर अनिल बैजल हैं। अमूल ने भी MOU साइन किया है आंध्र प्रदेश के साथ में, ताकि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट किया जा सके, बिजनेस बढ़ाया जा सके और मिल्क के कोऑपरेटिव्स को और अच्छा बनाया जा सके, ताकि यहाँ पर अमूल के साथ जो भी जुड़कर कामकाज होते हैं उसमें विमेन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मार्केटिंग बढ़ाएं और भारत को सशक्त बनाने में सहायता करें। तो ये MOU किया गया था, जिससे 24% ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होगा वहाँ पर ये सुविधा मिलेगी। लगभग अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 4 करोड़ लीटर यहाँ पर दूध जो है प्रतिदिन आता है। चौथा सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है, तो उसके आधार पर बिजनेस को बढ़ाना और 90 लाख महिलाओं का सपोर्ट प्राप्त होना बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। इसमें चीफ मिनिस्टर जो है जगन मोहन रेड्डी हैं, गवर्नर जो हैं बिश्वा भूषण है और कैपिटल अमरावती है। अगर बात करते हैं आपके अगली न्यूज़ की, तो हरियाणा में CM साहब मनोहर लाल खट्टर ने एक ई-सचिवालय पोर्टल बना दिया है। इसके अंदर CM, डेप्यूटी CM, जिससे भी सीनियर अफसर से आपको बात करना है, मीटिंग करना है, तो उसके लिए आप अप्लाई कीजिए इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर, और जाके अप्लाई करने के बाद आप वहाँ से अपने आप का एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। अपॉइंटमेंट जैसे ही होगा आपको तुरंत मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद में क्या करना है, आपने वहाँ जाना है। आपको अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जाइए, मीटिंग कीजिए, अपनी बातों को पूरा कीजिए। यहाँ पर इस स्कीम को चलाने के लिए डेप्यूटी CM दुष्यंत चौटाला और भी बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में थे। इस फैसिलिटी को 24 घंटे के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट का टाइम मिल जाएगा और सारी की सारी मीटिंग जो होगी वो वर्चुअली होगी। वर्चुअली यानी कंप्यूटर या कैमरे के द्वारा होगी, तो आराम से वो काम आसानी से हो सकते हैं, प्लस रिकॉर्डिंग के आधार पर उन्हें रखा जा सकता है। तो फाइनली करंट अफेयर यहाँ पे फिनिश होते हैं। आज के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन हम करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अभी कुछ ही दिन पहले कौन से राज्य ने या कौन से यूनियन टेरिटरी ने एक MOU साइन किया राजकुमार सिंह के द्वारा और शुरुआत करी इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग प्लाजा बनाने की। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग प्लाजा है वो दिल्ली के अंदर बनाया गया है। इस चार्जिंग प्लाजा के अंदर 10
10 सेक्शंस होंगे और 10 सेक्शंस के आधार पर 5 अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करा जाएगा डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के आधार पर। इसको सपोर्ट करने के लिए सोलर एनर्जी का प्रयोग भी होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टोर किया जा सके। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है आपके, विच मिनिस्ट्री लॉन्च मनोदर्पण इनिशिएटिव। मनोदर्पण कब इनिशिएट हुआ? तो हमने कल ही की न्यूज़ में पढ़ाया था, मनोदर्पण को स्टार्ट कराया गया है HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास, विच मिनिस्ट्री पार्टनर्ड विद यूनिसेफ युवा इनिशिएटिव टू मोबिलाइज 1 करोड़ यूथ वॉलंटियर। अभी ये पॉइंट आया था बहुत इंपॉर्टेंट, 1 करोड़ यूथ वॉलंटियर इन इंडिया टू अचीव द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो इसके अंदर यूनिसेफ के साथ मिलकर मयास यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, इन दोनों ने मिलकर एक युवा स्कीम लॉन्च की है जिसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 1 करोड़ यूथ इससे जुड़ा है ताकि किसी न किसी प्रकार से रोजगार की स्थिति से जुड़े और आगे काम को बढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन आता है, एनवायरनमेंट और मिनिस्टर ने अभी क्लियर किया है अप्रूवल किस चीज़ के लिए? जोनल मास्टर प्लान। एक जोनल मास्टर प्लान जिसके अंदर सभी चीज़ें सुधारी जाएंगी, रास्ते बनाए जाएंगे, ब्रिजेस बनाए जाएंगे, जंगलों को साफ करके जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ पे रास्ते बनाएंगे। तो जुलाई 2020 में सेंसिटिव जोन कौन सा बनाया गया है? सेंसिटिव जोन बनाया गया भागीरथ नदी के साथ में इको सेंसिटिव जोन। इसके अंदर 4 धाम रोड प्रोजेक्ट को पूरा करना है और 4 धाम रोड प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वर्चुअली प्लेटफॉर्म पर प्रकाश जावड़ेकर यूनियन मिनिस्टर जो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के हैं, इन्होंने इसको सपोर्ट किया 16 जुलाई को। जल शक्ति और मिनिस्ट्री ने इसकी तारीफ भी की थी। अगला पॉइंट है, CMV नारायण स्वामी प्रेजेंट करते हैं 9000 करोड़। याद है ना, जिसके अंदर किरण बेदी ने अपना एक तरीके से ऑब्जेक्शन दिखाया था कि हम इसकी सपोर्ट में नहीं है, तो वहां पर क्या हुआ था, 9000 करोड़ का टैक्स फ्री बजट दिखाया गया और पिछले साल से इस साल का बजट जो था 575 करोड़ रुपए ज्यादा का था। इसके आधार पर इसे चलाया गया जिसमें मैक्सिमम जो शेयर है स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, 24% का शेयर जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को बियर करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसका आंसर आता है। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्टेट है, विच स्टेट गेव अप्रूवल टू समाधान से विकास। कौन सी राज्य सरकार ने समाधान से विकास नाम का 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम जो चलाया है ताकि लॉन्ग टाइम पेंडिंग ड्यूज को रिकवर किया जा सके? तो वो है गवर्नमेंट आपकी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है समाधान से विकास, एक अकेला सिंगल सेटलमेंट सिस्टम, रिकवरी सिस्टम, जिसमें लॉन्ग पेंडिंग जो आपके ड्यूज थे वो एक बार में क्लियर किए जा सकते हैं। आप इसे पे कीजिए ताकि आप काम कर सकें। अगला पॉइंट आता है हमारे पास, कौन सी PSU पार्टनर करती है, साथ देती है किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी के साथ फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर द इनिशिएटिव नेम्ड रेज। कौन सी सेक्शन के साथ ये जुड़े हैं? तो आपके पास नाम आता है, कौन सा आता है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड एक ऐसी सर्विस लिमिटेड जिसके अंदर सारी की सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, राजकुमार सिंह इसको लॉन्च करते हैं नेशनल प्रोग्राम के अंदर। अगला न्यूज़, नेक्स्ट ऐसे ही है, अभी हाल ही में एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए एक राज्यसभा के सेक्रेटरीट ने लॉन्च किया एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम। किसके नाम पर शुरू की गई है? अरुण जेटली के नाम पर। अरुण जेटली की वाइफ ने, संगीता जेटली ने, उनकी 3 लाख रुपए की जो पेंशन थी वो सरकार को डोनेट कर दी है और इसको एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम में लगाया गया है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, वन स्टॉप शॉप स्कीम कौन से राज्य में चलाई गई है? तो वन स्टॉप शॉप स्कीम जो चलाई गई है राजस्थान में चलाई गई है, जिसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया गया है ताकि जो भी काम हो एक ही सेक्शन में क्लियर हो जाए, सारे अप्रूवल्स यहीं पर बैठे बैठे मिल जाए। अगला पॉइंट है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर्षवर्धन लॉन्च करते हैं CSR कैंपेन। CSR कैंपेन लॉन्च करते हैं कोविड-19 की परिस्थिति में पब्लिक सेक्टर बैंक को उठाने के लिए। तो कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ हैं ये? पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर बनता है। यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड जो फैमिली वेलफेयर है हर्षवर्धन ने लॉन्च किया था पंजाब नेशनल बैंक के साथ नेशनल वाइड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन, जिसके अंदर मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अगला न्यूज़ है आपके पास में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर डेटा शेयरिंग
कौन सी मिनिस्ट्री ने साइन किया है? तो ऑप्शन में से हमारे पास आता है MSME की मिनिस्ट्री ने साइन किया है, जिसके अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस ने एक दूसरे के साथ अब डेटा शेयर करने हैं ताकि कोई कंपनी अपने डेटास को हाइड ना कर पाए। अगला न्यूज़ ऐसे ही आता है, CBDT ने MOU साइन किया है इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स। बेसिकली यहाँ पर वर्ड आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ अपना डेटा शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर 5 नाम है, इनमें से हमारे पास आंसर कौन सा बनता है? आंसर आता है हमारे पास में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 2 टैक्स पॉलिसी बॉडीज हैं यहाँ पे जो जुड़ रही हैं, CBDT और CBIC आपस में शेयरिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे ही आता है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ करूर वैश्य बैंक। तो नाम है आपके पास राम बाबू बोधू। राम बाबू बोधू के बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन नेवी कैरीड आउट करती है पासेक्स। पासेक्स यानी कि जब जापान के साथ मिलकर इंडिया ने अभी एक पासेक्स एक्सरसाइज की थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से पासिंग एक्सरसाइज किया था लास्ट में अभी लेटेस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जिसके अंदर कुछ ही समय के अंदर यूनाइटेड किंगडम यानी UK के साथ में भी ये पासेक्स की एक्सरसाइज की जाएगी और धीरे धीरे सभी देश जो यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट करने वाले हैं वो इसमें आएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन करते हैं एक डील किसके साथ? PSU के साथ, प्रोक्योरमेंट की, जिसमें 1512 माइन प्लो लगाए जाएंगे। टैंकों के आगे माइंस यानी कि बम को उखाड़ने का सेक्शन लगाया जाएगा 90 टैंक्स के अंदर। तो कौन सी सेक्शन में चला है ये काम? तो उसके अंदर आता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड ने जुड़कर यहाँ पे काम किया है, 557 करोड़ का इसमें खर्चा आया है। अनासिस ANASIS सेकेंड इज द फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट। साउथ कोरिया के द्वारा भेजा गया सैटेलाइट था दोस्तों, जिसके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए स्कीम चलाई गई है। अगला न्यूज़ आता है अभी एंड्रॉयड मालवेयर। नेम द एंड्रॉयड मालवेयर विच स्टील डेटा सच एज पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल दैट वाज डिस्कवर्ड बाय मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक रिसेंटली। कौन सा ऐसा था? तो उसका नाम रखा गया है ब्लैक रॉक। ये आपका डेटा सारा चोरी कर देते हैं। और वैसे भी अभी साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी साइबर क्राइम का एक सीन था जिसके अंदर ट्विटर अकाउंट्स को हैक किया गया था। अगला न्यूज़ आता है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो ICC मेन ODI वर्ल्ड कप 2023 में होस्ट करेगा? तो यहाँ पे इंडिया है, उसको होस्ट करेगा ICC वर्ल्ड कप को। लालजी टंडन जो अभी पास अवे हो गए, कौन सी स्टेट के गवर्नर थे? तो वो 2 स्टेट के गवर्नर रहे हैं, मध्य प्रदेश और बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेशक डे 2020। वेशक डे 2020 कब ऑब्जर्व होता है? तो मई 7 को वेशक डे सर्व होता है। ये बुद्धा जयंती के अंदर बुद्ध पूर्णिमा और बुद्धा डे 2020 को ऑब्जर्व किया गया है और फाइनली इसे इंटरनेशनल डे बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के आधार पर मनाया जाता है। अगला कौन सा है? वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 17 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्रोकोडाइल रिसर्च कोलिशन ने बैलीज जू के साथ मिलकर इसे चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे अगेंस्ट स्पीशीज़म वाज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। कब ये ऑब्जर्व किया जाता है? तो 5 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कौन सा कंट्री प्रपोज कर रहा है यूनाइटेड नेशन टू डेडिकेट विच ईयर इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ। इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ की बात करते हैं तो फिनलैंड का नाम आता है। आप इस टॉपिक का PDF दोस्तों हमारी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।